गौरव का विषय है। वक्ताओं की अगली श्रृंखला में हमारे बीच हैं पुणे से हमारे बीच पधारे आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह जी चाडी। आप मूलतः बाड़मेर के चाडी गांव से हैं। आपकी 12वीं तक एजुकेशन यहीं बाड़मेर से हुई है और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि विक्रमादित्य सिंह जी हमारे राजस्थान की उन चुनिंदा शख्सियतों में से हैं जिनके विपुल अनुभव संसार और कानून की विशेषज्ञता से आज सारा देश लाभान्वित हो रहा है। आपकी विद्वता और मितभाषिता हम सबको प्रभावित करती है। स्वतंत्र भारत में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सहज व सरल संवाहक के रूप में आपकी ख्याति है। पिछले लंबे समय से सीयूईटी सहित देश के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में मारवाड़ की प्रतिभाओं के लिए एक अभिभावक के रूप में आपकी उपस्थिति आपको अलग पहचान देती है। जब कभी भी कहीं अटक जाते हैं या कहीं शैक्षणिक मदद की दरकार होती है तो फोन पर जो पहला नाम चमकता है वो विक्रमादित्य सिंह जी चाडी का है। मेरे और महेंद्र शाह जैसे अनेकों विद्यार्थियों के लिए दिल्ली के दरवाजा खोलने वाले विक्रमादित्य सिंह जी साहब का मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे से हमारे बीच में पधारे असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह जी चाडी से मेरा अनुरोध है कि वे सीयूईटी के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और उनकी उपादेयता के बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार मंच के मीडिया बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि वे मंच के नीचे चले जाएं ताकि असुविधा न हो। सबसे पहले आप सबसे थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि आप में से जो छात्रगण खड़े और अगर जगह उपलब्ध है तो आप अपनी जगह सुनिश्चित कर लें, क्योंकि अब से अगले 3 जो सेशन है वो टेक्निकल सेशन रहेंगे जिसमें आपके पास जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। मैं सबसे पहले माँ वागेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही आदरणीय कमल सिंह जी महार साहब जो हमारे अभिभावक भी रहे हैं उनके चरणों में भी मैं नमन करता हूं। और साथ में जो यहाँ पर मेरे साथ सहयोगी पधारे ईश्वरदान जी, महेंद्र, हेमेंद्र, डॉक्टर गणपत सिंह जी सर, इन सबको भी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पहला प्रश्न जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस सेमिनार का परिणाम कैसे हुआ, ये सेमिनार मस्तिष्क में क्यों आया। हमारे विधायक साहब रविंद्र सिंह जी भाटी से शिक्षा के विषय पर जब संवाद हो रहा था तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आपको, चूंकि मेरी पढ़ाई भी संयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई है, मैं और ईश्वरदान जी बैचमेट रहे एक ही कॉलेज में। आप आर्ट्स से थे, मैं विज्ञान से था पहले। तो रविंद्र सिंह जी ने प्रश्न किया कि भाई आप क्या क्या अच्छी चीजें थी जो आपको उन यूनिवर्सिटीज में देखने को मिली, जिनके बारे में मैं अभी पूरे सत्र में बात करूंगा। लेकिन मैंने प्रत्युत्तर में रविंद्र सिंह जी को कहा कि कुछ ऐसी चीजें थी जिनका हमें दुख और मलाल रहा। दुख इस बात का था, जो सबसे बड़ा दुख था, जो हमें भीतर से एक वेदना पैदा करता था, वो ये था कि उस समय लगभग आज से कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय में हम जैसे या हमारे क्षेत्र से बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से आने वाले छात्र बहुत ही कम थे, संख्या बहुत कम थी। और ये दुख बहुत भीतर से क्लेशित करता था। हम मुश्किल से 7-8 लोग थे और किसी अन्य प्रदेश में अपनों का होना कितना जरूरी होता है, ये जो महत्व था वो हमें उस समय फील हो रहा था कि यार हमारे यहां से लोग क्यों नहीं।
तो ये दुख था, जो ये दुख मैंने विधायक साहब से भी शेयर किया, मेरे साथ ईश्वरदान जी, महेंद्र, हेमेंद्र, हम सब लोग थे। तब उन्होंने कहा, और हमारा जो संवाद हुआ उसके आधार पर हमने कहा कि ये दुख अगर हमने सहा है तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, यानी जो आज आप लोग हैं, वो आप ना सहें। इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, एक सेमिनार तैयार किया जाए, जहां से सिर्फ 5 या 6 बच्चे इन विश्वविद्यालयों में ना पहुंचे, कम से कम यहां पर मौजूद मैं चाहता हूं कि 750 बच्चे या 1000 बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू में पहुंचे। विक्रम बत्रा का एक वो डायलॉग है, संवाद है कि ये दिल मांगे मोर। तो 5 और 10 या 15 20 नहीं, जहां मैं कम से कम ये अपेक्षा हम लोग करें कि यहां पर जितने मौजूद है, जितने छात्र मौजूद है, सीट्स लगभग 550 600 सीट्स है, और बाहर भी लोग हैं, तो सारे लोग इन विश्वविद्यालय में पहुंचे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले महेंद्र ने बताया कि सीयूईटी हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आप इस चीज को समझें। भारत सरकार ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ की, उसके बाद एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्र कहां है? क्योंकि उससे पहले तक, इस सीयूईटी से पहले तक समस्या यह थी कि हमारा जो मोस्टली, हम में से ज्यादातर लोग राजस्थान बोर्ड से पढ़ते थे, और राजस्थान बोर्ड में 12th के परसेंटेज जो बनते थे बहुत कम थे, बहुत कम परसेंटेज हुआ करते थे। आप अपने क्षेत्र में टॉपर हो। हमारे यहां उस समय तक गणपत सिंह सर और वगैरह जानते होंगे, 70-75 तो बहुत बड़ी बात हुआ करते थे, मतलब टॉपर माने जाते थे इस क्षेत्र में, जिले में। और आप जब हम 70 और 75 परसेंटेज के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अगर आप जाएंगे, तो वहां आपका एडमिशन ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरे प्रदेश के बच्चे, जहां के बोर्ड्स थोड़े से लिबरल है, फ्लेक्सिबल है, या केंद्रीय जो सीबीएसई बोर्ड है, वहां पे परसेंटेज ज्यादा थे। तो आप दक्षिण भारत के या जो और भी जो राज्य है, वहां के बच्चों का प्रतिनिधित्व इन विश्वविद्यालयों में ज्यादा था तुलनात्मक हमारे क्षेत्र के, इसलिए हमें यहीं सीमित रहना पड़ता था। तो भारत सरकार ने बोला कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसमें राष्ट्र के सारे राज्य अपना प्रतिनिधित्व रखें। इसके लिए जरूरी है कि एक समान पात्रता परीक्षा की जाए। सीयूईटी इसलिए आया है, और सीयूईटी यह तय करता है, सुनिश्चित करता है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का भी बच्चा उन विश्वविद्यालयों में अपना डंका बजाए। इस उद्देश्य से सीयूईटी आया है। तो और अगर आज ये प्लेटफॉर्म पे, जहां सीयूईटी के बारे में जो जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, यह सुनिश्चित करता है कि हम भी इस जनगण मन में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं। सीयूईटी इसलिए महत्वपूर्ण है, और यह सेमिनार इसलिए भी महत्वपूर्ण है। सीयूईटी में मुख्यतः अगर मैं कहूं तो देश की बहुत सारी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और जितने भी राज्यों में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे किशनगढ़ हमारे अजमेर में जो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, इस तरीके के तकरीबन 300-400 से ज्यादा बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जो इस सीयूईटी के हद में, उसके दायरे में आते हैं। यानी मात्र एक फॉर्म से आप एलिजिबल हो जाते हो लगभग इन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित यूनिवर्सिटीज में फॉर्म भरने के लिए, यहां पर या अपनी जो एप्लीकेबिलिटी के लिए। ये एक बड़ा फायदा है। अब जैसा हम जानते हैं कि हम इन यूनिवर्सिटीज पे क्यों फोकस कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई सर, ये सारा काम जब पढ़ना ही है तो हम जोधपुर जेएनयू में पढ़ लें, या फिर आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज, बतौर ये भी यूनिवर्सिटीज अच्छी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर हम लोग इन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ लें। क्यों हम जाएं दिल्ली, क्यों हम जाएं बनारस, या क्यों हम जाएं गुजरात? हम यहीं पढ़ लें, जोधपुर में, जयपुर में, बाड़मेर में, या यहीं पे अपनी पढ़ाई कर लें। बीए बीएससी वही तो करना, यहीं कर लें। हम यहां क्यों जाएं, वहां क्यों जाएं, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा आपसे। इन सारी यूनिवर्सिटीज में आपका सर्वांगीण विकास के सारे अवसर पैदा किए जाते हैं। जैसे घर में एक छोटा बच्चा है, उसको अपने दादा से प्रेम मिलता है, माता पिता से वो चलना फिरना सीखता है, बड़े भाइयों के साथ वो जाके, या बड़े बहन के साथ वो समाज में आता है तो समाज को समझता है। तो
कहें तो परिवार और समाज मिलके एक सोशल कैपिटल या सामाजिक मुद्रा के रूप में उसको ये एहसास कराते हैं कि तेरा सर्वांगीण विकास हो। अगर जैसे हुआ ना कि अपने अटक है कि वो टाबरियो है न मारे लाडको है, तो मारे लाडको टाबरियो बचो घर रे मई मई रहे, बाहर उर विकास को नहीं हुए। तो सेम उसी तरीके से उसी स्थिति में इन विश्वविद्यालयों में ये जो हमारे जो छात्र है, इन छात्रों का एक सर्वांगीण विकास होता है, उसको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है कि वो विश्व भर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ सके। तो इन विश्वविद्यालयों में आखिर ऐसा क्या है? तो अगर आप देखें 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इन विश्वविद्यालयों में है। उसमें पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन विश्वविद्यालयों में जो टीचिंग स्टाइल या जिस तरह के कोर्सेज है वो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए। मैं खुद बाड़मेर से पढ़ा हूं तो मुझे पता है, हालांकि अभी तो बहुत स्थिति सुधरी है, लेकिन कुछ सालों पहले तक स्थिति ये हुआ करती थी कि अध्यापक प्राध्यापक आते थे और अपनी बात कह के चले जाते थे, और हम में से कुछ छात्रों को समझ में आता था, नहीं आता था, जिसे हम लोग बोलते हैं ना एक मुखी संवाद होता था कि जो चीज याद करके आए शिक्षक ने वो बता दी। इन सारे विश्वविद्यालयों में ये व्यवस्था नहीं है। इन सारे विश्वविद्यालयों में जो प्रणाली फॉलो की जाती है वो है मल्टीपल डिस्कशन प्रणाली। इन विश्वविद्यालयों की खास बात है, जैसे मैं अगर आप में से कहूं, आप लोग थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक इस चीज को समझें। अगर मैं आप में से किसी को पूछूं और आप लोग प्लीज इसका उत्तर दीजिए, मैं इसको एज ए क्लासरूम ले रहा हूं, कि अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि जीवन में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आप किसे अचीव करना चाहते हैं जिंदगी में, बताइए। ये प्रश्न है आप लोगों से। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? पैसा? कितने लोग चाहते हैं पैसा महत्वपूर्ण है? ठीक बात है। कितने आप बताइए, खुशी आपके लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ठीक। क्या नाम आपका? नाम भी खुशी है? आज चलो अच्छी बात है। एक जो छात्रा है उन्होंने, जिनका नाम खुशी है, उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में या मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो प्रसन्नता प्राप्त करना, हैप्पीनेस, खुशी। तो मान लीजिए आप अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे और प्रोफेसर एज ए बतौर, मुझे थोड़ी देर के लिए प्रोफेसर मान लीजिए, मैंने आपसे ये प्रश्न किया और आपका उत्तर है कि सर प्रसन्नता और खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं कहूंगा कि खुशी ने जो बात कही है वो आज से 2000 साल पहले अरस्तु ने भी यही बात कही थी, एरिस्टोटल ने भी यही बात कही थी कि जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए हैप्पीनेस, यानी खुशी। तो अब मैं इनको कहूंगा, अब उन क्लासरूम में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं कहूंगा कि खुशी जो है वो अरस्तु की तरह सोचती है। अब खुशी अगले 1 साल तक अपने आप को अरस्तु के दर्जे का फिलोसोफर मान के चलेगी। इसका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। ये व्यवस्था है इन यूनिवर्सिटीज में। आपको उन फिलोसोफर्स के समकक्ष बना दिया जाता है, इसलिए इन यूनिवर्सिटीज में जाना जरूरी है। इन यूनिवर्सिटीज में कभी भी आपसे यह नहीं पूछा जाता है कि आपको क्या भाषा आती है। हमें से कई लोग हैं जो थोड़ा सा समस्या होती है कि भाई सर अंग्रेजी नहीं आती, और इन विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का माहौल, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वरदान जी और मैं हिंदी मीडियम से पढ़े, बाड़मेर से 11वीं 12वीं में, और आज संयोग ऐसा है कि हम लोग हमारी क्लासेस इंग्लिश में भी उतनी अच्छे से ले पाते जितना हिंदी में ले पाते। हम 2 कदम आगे बढ़ गए उन लोगों से जो सिर्फ अंग्रेजी जानते। आप वहां पे रेगुलरली रेमेडियल क्लासेस होती है। जो बच्चे हिंदी माध्यम से आते हैं उनके लिए अलग से क्लासेस होती है ताकि वो लोग इंग्लिश को जान पाए और इंग्लिश में बात कर सके। बड़ी सरल बात है। और आप ये देखिए कि इस तरह के कोर्सेज डिजाइन किए गए वहां पे, जैसे इतिहास है। अब प्रखर जानकार गणपत सिंह सर और महेंद्र सिंह ईश्वरदान जी बैठे, वो ज्यादा जानते होंगे, फिर भी मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं कि आप अगर इतिहास पे जो ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी है कि प्रोफेसर बनेंगे, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, या फिर स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, ये ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज है।
अब कुछ नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है। नई अपॉर्चुनिटीज ये है कि आप इतिहास को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे डिकोड करें। आपको इतिहास पढ़ने की जो पारंपरिक जो मेथोडोलॉजीज थी वो अब नहीं पढ़ाई जाती वहां पे। हम लोग अभी भी अब ईएच कार शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितने महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप अगर ईएच कार की किताब पढ़ के ये सोच रहे हैं मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे इतिहास को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, इतिहास को डिकोड कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जो समकालीन समय है उसमें कंटेम्पररी पीरियड में अब एआई के साथ इतिहास को पढ़ाया जा रहा है और इन यूनिवर्सिटीज में लगातार अपडेटेड सिलेबस आ रहा है, चैप्टर्स ऐड किए जा रहे हैं कि हाउ शुड वी डिकोड द आइडिया ऑफ हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको एकदम से 700 किलोमीटर दूर दिल्ली, 900 किलोमीटर दूर दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे आप पहुंचोगे आप एकदम से पूरे विश्व के समीप आ जाओगे। तो आप प्रोफेसर नहीं भी बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में वहां पे प्रोफेसर से ज्यादा तनख्वाह आपको मिल सकती है। बस आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने ये पेपर पढ़ रखा है, एआई एंड हिस्ट्री, एआई एंड इकोनॉमिक्स। कंटेम्पररी सिलेबस अपडेट हो रहा है, हर 5 साल में नए नए सिलेबस अपडेट किए जा रहे हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा जरूरी है तो 1 साल में ही पाठ्यक्रम में से कुछ चैप्टर्स या कुछ चीजें ऐड कर दी जाती है। इसलिए हमें इन यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना जरूरी है। वर्तमान में केंद्र सरकार, अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अभी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है सब लोग। हमारे यहाँ वो चीज अभी ऊपरी स्तर पर पहुंची है, लेकिन इन सारी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है। भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया, इसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी गठित हो चुका है जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे लगातार बात हो रही है, आईकेएस पे। बीएचयू इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग सीयूईटी के थ्रू बीएचयू में पहुंचते हैं, बनारस वैसे भी अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, तो वहां से इन विषयों पर बहुत सारी चीजें प्रारंभ हो चुकी है। सो आप लोग उसके माध्यम से आप अगर वहां पे बीएचयू में ये हो रहा है कि वहां जो अंडर ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनको डायरेक्टली इन प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड किया जा रहा है। बहुत मुश्किल है ये राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स में, आप कोशिश कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप यहां पे और यहां से कोशिश करेंगे तो चांसेस कम है कि आपको वहां लिया जाए। लेकिन अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट है, वहीं के स्टूडेंट है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी कि आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करिए। कि हमारे भारत के अतीत का ज्ञान है वो आज कंटेम्पररी पीरियड में हम लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे 21, 20 साल के बहुत बच्चे हैं जो मेरे संपर्क में, वो इस पे काम कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया। वो अपना नॉर्मल अंडर ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हैं, बट इन प्रोजेक्ट्स में भारत सरकार के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो, और उनको 10-10, 15-15, 20-20 हजार रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर कुछ उनको रिम्यूनरेशन भी दिया जा रहा है। कमाई भी, ज्ञान भी, सब एक साथ हो रहा है। 20-20 साल के लड़के 15-15 हजार कमा रहे, अलग से कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है और पढ़ के चीजों को कंपाइल करना है। दे आर असिस्टिंग द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ दिस कंट्री, जो बेस्ट जो पर्सन है उनको असिस्ट कर रहे हैं। और फायदा ये है कि अगर, और मैं आपको बता दूं 2-3 साल के बाद देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर कोई सीनियर प्रोफेसर जो अलग इस लाइन में है वो भी बैठे, वो भी जान लें 3-4 साल बाद लगभग ये मान के चलिएगा आईकेएस एक मैंडेटरी कंडीशन हो जाएगी आपके प्रमोशंस के लिए भी। अगर आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम पे रिसर्च पेपर लिख रखे और अगर आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम पे कुछ प्रोजेक्ट्स काम कर रखा है तो आपके प्रमोशंस के चांसेस ज्यादा होंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम पे केंद्र सरकार बहुत लंबे समय से काम कर रही है और होना भी चाहिए। हमारे अतीत का ज्ञान हम लोगों के लिए कैसे फायदेमंद हो, इस पे काम हो रहा है। और बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार इस पे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस हो रही। वहां पे एक बड़ी चीज बात है, वहां के क्लासरूम्स में व्यवस्था कुछ इस तरीके से है कि आप एक सिलेबस, एक चैप्टर खत्म होने के बाद बच्चों से पेपर प्रेजेंट करवाए जाते, बच्चों से बोला जाता है आपको ये खुली छूट है इन यूनिवर्सिटी में कि आप अपने शिक्षक को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो। यहां करें तो मामला गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। वहां एक स्वतंत्र वातावरण है जहां पर आप अपने प्राध्यापक को बोल सकते हो कि सर ये जो चीज आपने कही या तो अपूर्ण है या गलत है, मेरा मत इस पे अलग है। ये स्वतंत्रता है, ये आपको एकेडमिक लिबर्टी, अकादमिक स्वतंत्रता आपको मिलेगी वहां।
और वो आपके विकास के लिए बहुत जरूरी है। सो अगर आप देखें, जो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो टीचिंग स्टाइल है या फिर जो कोर्सेज है उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसे महेंद्र, मैं उदाहरण दूं, महेंद्र अभी वहां पे आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूजी का एक बहुत अच्छा कोर्स चलता है लैंग्वेजेस पे, अरेबिक, फ्रेंच, पारसी, जर्मन, ऐसी बहुत सारी भाषाएं। आपके मन संचालक कमल और महेंद्र, ये दोनों उसी विभाग में पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खास बात क्या है? खास बात यह है कि अगर आप, और बहुत जो CUET में जो एंट्रेंस इन लैंग्वेजेस का होता है उसको आप लोग थोड़ी मेहनत करके बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। खास बात क्या है इन लैंग्वेज कोर्सेज की? खास बात यह है कि अगर आप में से कोई इन लैंग्वेजेस पे कोई काम करना चाहता है, भाषा पे, तो आप JNU में जैसे ही आप ये कोर्स खत्म करके निकलोगे, आधा किलोमीटर दूर बहुत सारी, चाणक्यपुरी में बहुत सारी एम्बेसीज है। लगभग उन सारी एम्बेसीज और लगभग सारी मिनिस्ट्रीज में उनको विभिन्न भाषाओं के जानकार की आवश्यकता होती है जो भारत में रहता हो। इन सारी एम्बेसीज में और इन सारे मंत्रालयों में 21-21, 22-22 साल के JNU के जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो पास आउट है वो काम कर रहे हैं, और 80 से 90 हजार रुपए पर मंथ सैलरी और मंत्रालय के साथ काम करने का तमगा, ये दोनों मिल रहे हैं 21-21, 22-22 साल की उम्र में। और इससे थोड़ा और आगे बढ़े, अगर आपको इन भाषाओं की जानकारी है तो यूनाइटेड नेशन आपके लिए दरवाजे खोल के खड़ा है। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में विश्व भर से लोग अप्लाई नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा भाषाओं के मामले में भारत के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लिया जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम एप्पल को एप्पल बोलते हैं, न कि एप्पल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि UN में विश्व भर से फोन आते हैं और विश्व भर के सारे लोगों को सहज और सरल और एक फ्लो में चलने वाला एक्सेंट चाहिए होता है जो हमारा है। हम लोग शब्दों को चबाते नहीं है, जैसा है वैसा बोलते हैं, एप्पल तो एप्पल। तो इसलिए अब UN में भी ये, UN में मैक्सिमम जो एज ए भाषाओं के जानकार है वो इंडियंस को लिया जाता है, भारतीयों को लिया जाता है। और JNU के खूब बच्चे भरे पड़े हैं UN में। 23-23 साल के बच्चे यूनाइटेड नेशन के केंद्रीय कार्यालय में बैठ के विश्व भर को उनकी भाषाओं में ज्ञान दे रहे हैं, उनकी अपनी भाषाओं में, अरेबिक में। हो सकता है कि आज से कुछ सालों बाद आप महेंद्र या कमल को UN में देखें अरबी या पश्तो में बात करते हुए, लोगों को समझाते हुए, अरेबिक या फ्रेंच में या जर्मन में। और ये अगर ये लोग कर सकते तो आप भी निश्चित रूप से कर सकते हो। ये अलग नहीं, ये भी इन्हीं सरकारी माध्यम के हमारे जो स्कूल से उन्हीं से पढ़ के गए। बट वो वहां का वातावरण है, वो आपको उस लेवल पे लेके जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कोर्सेज और इसके बाद फैसिलिटीज। सो अगर मैं आप लोगों को कहूं, ये वो जो सारे इंस्टीट्यूशंस है जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज या जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिडेंशियल फैसिलिटीज बहुत अच्छी। महेंद्र से मैं पूछूंगा आपके हॉस्टल की फीस कितनी है? आप JNU में है, आपके हॉस्टल की फीस कितनी है? इनके हॉस्टल की फीस है 10 रुपए पर महीने खाने के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यहां से फिर भी सस्ता है। भारत की राजधानी में आप अगर 10 रुपए में एक कमरे में अपने एक साथी के साथ रह रहे हो और तीनों टाइम का भोजन, 3 टाइम का भोजन, नाश्ता भी उसमें इंक्लूडेड है, तीनों टाइम का अगर आप भोजन पा रहे हो तो ये तो सस्तो होत है। और मैं अभी आपको बताऊं कोर्स की, महेंद्र आपके कोर्स की फीस कितनी है साल की? 268 रुपए। 268 रुपए इनकी साल की फीस है। तो 200 अगर 78 रुपए आपके पास है, 300 रुपए आपके पास है, तो आपका साल निकल जाएगा और 30 रुपए भी बच जाएंगे। इन यूनिवर्सिटीज में, मोस्टली JNU वगैरह की बात कर रहा हूं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ज्यादा है, पर उतना ज्यादा नहीं। आप हॉस्टल हिसाब 6-6 महीने अच्छा, हॉस्टल का हिसाब भी 6-6 महीने का है। महीने में कोई आपसे मांगने नहीं आएगा। एक बार 6 महीने में आपने 60 रुपए जमा कर दिए, बात खत्म हो गई। जो मैं फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं, जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी, देखिए आप इस चीज को समझिए, लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल दोनों में अंतर है। रीडिंग हॉल्स जो है वो लाइब्रेरी नहीं होते, या ध्यान रखिएगा, रीडिंग हॉल्स में सिर्फ रीडिंग होती है, आप कुछ भी लाके पढ़ सकते हो। आप
कहीं भी आप चले जाइए, आपको रीडिंग हॉल 24 घंटे मिलेंगे। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज में, सीयूईटी के अंतर्गत आने वाली इन यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरी 24 घंटे खुले रहते हैं। कल मुझे महेंद्र ने बताया कि जेएनयू की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, इन लाइब्रेरीज को मिनी धौलपुर हाउस बोला जाता है। मिनी धौलपुर हाउस। क्यों भाई मिनी धौलपुर हाउस? वो इसलिए कि आपका यूपीएससी का जो इंटरव्यू है वो धौलपुर हाउस में होता है, यूपीएससी का जो केंद्र है वो धौलपुर हाउस है। और ये वो सारी लाइब्रेरीज है जो 24 घंटे खुली रहती है। आप 24 घंटे में किसी भी समय जाके आप इनमें बैठ के पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप वहां पे लाखों किताबें, लाखों रिसर्च पेपर है, लाखों जर्नल्स है, वो तो आपको अवेलेबल है। अब 24 घंटे तो कोई जाके बैठेगा नहीं। किसी का मन हो कि भाई मैं घर पे आके पढ़ूं, तो आपको ये जो सारी जो लाइब्रेरीज है, इन सीयूईटी में आने वाली लाइब्रेरीज है, इन लाइब्रेरीज में आपको, इन लाइब्रेरीज के थ्रू आपको रिमोट एक्सेस मिलता है। रिमोट एक्सेस का मतलब कि आपको एक पासवर्ड दे दिया जाता है, आप अपने लैपटॉप में खोलिए, पूरी लाइब्रेरी आपके कमरे में मौजूद हो जाएगी ऑनलाइन। और सिर्फ कमरे में नहीं, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, अपने गांव में चले जाइए, अगर नेट और वाईफाई नेट की सुविधा है तो आप आसानी से उस लाइब्रेरी का जितना भी जो कंटेंट है इजीली आपको एक्सेस हो जाता है। लाइब्रेरी आपके द्वार, ऐसा होता है ना, सरकार आपके द्वार। तो इन सीयूईटीज में ये लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है, जहां पुस्तकें होती, वो आपके द्वार पर पहुंच जाती है। सो आप ये देखिए इस तरह की व्यवस्था है। और इन हॉस्टल्स में, जिन हॉस्टल जो बड़ी चीप फैसिलिटीज, आपको बहुत सस्ती दरों पे फैसिलिटीज उपलब्ध करवा रहा है, इन हॉस्टल्स में खाने के बाद डाइनिंग टेबल पे जो कंटेम्पररी टॉपिक्स है इस पे डिस्कशंस होती, आफ्टर डाइनिंग डिस्कशंस। और मैं आपको बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो जुबली हॉल है, जुबली हॉल एक हॉस्टल है। जुबली हॉल का एक रिकॉर्ड रहा है लंबे समय तक, अभी भी लगभग है, अब संख्या ऊपर नीचे हो गई होगी, लंबे समय तक एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस दिन यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उस दिन जुबली हॉल से एक बस निकलती है इंटरव्यू के लिए। एक बस मतलब 60 बच्चे तो होंगे, 60 सीटर की जो बस होती है, 60 बच्चे जो है वो एक साथ बैठते हैं और जाते हैं। यानी एक हॉस्टल से 250 या 300 बच्चों की कैपेसिटी के एक हॉस्टल में से 60 बच्चे यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं एक ही हॉस्टल से। ये तभी संभव है जब इन हॉस्टल्स में कुछ एकेडमिक डिस्कशंस हो रहे हो, और जो आज पहले भी होते थे और आज भी होते हैं, और आज भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ये व्यवस्था है वहां पे लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई ये समझे कि यूपीएससी में सिर्फ लड़के ही चयनित हो रहे वहां पे। और मैं आपको बता दूं, वहां पे ज्यादा ग्राफ चयन होने का लड़कियों का है। वहां पे जो है इन सारी यूनिवर्सिटीज में जेंडर इक्वलिटी, जो हम लैंगिक समानता की जो बात करते हैं, उस पर काफी ज्यादा जोर भी दिया जाता है। उस जगह अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आप देखिए ये एक, उसमें अगर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण एक उदाहरण दूं कि इन यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल में ये व्यवस्था है, इन यूनिवर्सिटीज के पास अपने लैब है, अपने लैब है। साइंस के स्टूडेंट इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। किसी विश्वविद्यालय के पास अपना लैब होना, लैब होने का मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं होता है। आप किसी कॉलेज में चले जाइए, कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमारा लैब है, तो लैब है। लैब सिर्फ 4 दीवारी से लैब नहीं होता है। उस लैब में लगातार प्रोजेक्ट्स कितने आ रहे हैं, उस लैब में लगातार फंड कितना आ रहा है, वो उतना महत्वपूर्ण है। सिर्फ मशीन से कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज केंद्र सरकार द्वारा पोषित है, तो केंद्र सरकार लगातार इनको फंड्स भेजती रहती है, और ये फंड्स स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाता है इसमें कि आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो प्रोजेक्ट्स है, आप उसमें साथ में स्टूडेंट्स काम करते हैं। पीएचडी के स्टूडेंट, पीजी के स्टूडेंट, यूजी के स्टूडेंट्स, इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत शानदार है। पिछले 10 साल में आप हमारे यहाँ के ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम के रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है इन्हीं यूनिवर्सिटी से पास आउट के, विशेषतः दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे पास आउट है, और वो उन्होंने स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाया। स्पोर्ट्स और एनसीसी, स्पोर्ट्स को वहां पर हिकारत भरी नजरों से नहीं देखा जाता, वहां उसका एक अलग महत्व है। और अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं तो आपको इवन पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी में भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अभी मैं जिस यूपीएससी की बात कर रहा था उस पर एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि जो क्लासरूम डिस्कशंस
हॉस्टल्स में जो डिस्कशंस है वो आपको यूपीएससी के दरवाजे तक ले जाएंगे। हमारे धोरी मन्ना क्षेत्र से एक हमारे आईपीएस है कृष्ण कुमार बिश्नोई, जो अभी उत्तर प्रदेश में लगे हुए संभल में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत जमीन से जुड़े हुए हमारे ये आईपीएस है कृष्ण कुमार। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेज हमसे जूनियर थे, मैं और ईश्वर दान जी रामजोस कॉलेज में थे, वो सेंट स्टीफेंस में थे। सेंट स्टीफेंस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ठीक है, वो उसमें थे, उनके परसेंटेज अच्छे थे और बिल्कुल वो योग्य थे, तो उस कॉलेज में थे। वो व्यक्ति हिंदी मीडियम से आए, प्योर हिंदी मीडियम, ग्रामीण क्षेत्र से। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीए वहां कंप्लीट किया। 3 साल में उनका ट्रेनिंग ऐसी हो गई उस कॉलेज में, सहज भाव से, अलग से कोई एफर्ट नहीं करने पड़े, सहज भाव से, कि ट्रेनिंग कुछ इस तरह की हो गई कि वो व्यक्ति 3 साल के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एकमात्र व्यक्ति जिसको फॉरेन में स्कॉलरशिप के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने भेजा। बाड़मेर का लड़का जो हिंदी जानता है उसको वहां भेजा गया, कृष्ण कुमार बिश्नोई को। और उसमें भी 2 साल वो वहां रहे, 1 साल यूएसए रहे और 1 साल जर्मनी रहे, एक फ्लेचर यूनिवर्सिटी, बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे, वो आदमी 2 साल वहां रहा। और यहां आते ही विदेश मंत्रालय ने बोला कि एज ए कंसल्टेंट हमारे साथ काम किया। उन्होंने काम किया 1.5 साल। अब देखिए 1.5 साल के दौरान उन्होंने एक दिन ऐसे मेरे को ये वो बता रहे थे अपने 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 कैसे आईपीएस तक पहुंचे। फिर उन्होंने बोला कि सब फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने कहा, अब घर वालों ने बोला फॉर्म भरो, तो फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरा तो मैंने कहा कोचिंग कहां से लिया आपने? तब उन्होंने बोला कि बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मैं पढ़ लिया और सेंट स्टीफेंस में मैंने पढ़ाई की, उसके बाद भी अगर मैं कोचिंग ले रहा हूं यूपीएससी के लिए तो थू है मेरी पढ़ाई पर। ये उनका वाक्य था। बिना कोचिंग लिए वो व्यक्ति आईपीएस में सेलेक्ट हुए। हमें नाज होना चाहिए कृष्ण कुमार बिश्नोई पे, और आज वो काम भी अच्छा कर रहे। और सबसे बड़ी बात, वो मुझे बता रहे थे कि मैं वो जब विदेश मंत्रालय में था तो काम ड्राफ्टिंग का था। मैंने कहा मेंस, अब होता है ना अपने क्यूरियोसिटी होती है, मेंस के एग्जाम में तैयारी कहां से की? कोई तैयारी की जरूरत नहीं, विदेश मंत्रालय में था, रोज ड्राफ्ट आते थे बनाने थे, वो ड्राफ्टिंग करते करते मुझे, और मेंस में भी क्वेश्चन ऐसे थे 150 वर्ड्स में ड्राफ्टिंग करनी थी, कर देता था वहां पे। और बोले कि जो मंत्रालय में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीज जिनके साथ मीटिंग्स होती थी, या इस तरह के जो भी लोग हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वही तो सारे पैनल में थे जो आपको पढ़ा रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज में, जो आपकी क्लासेस ले रहे हैं, जो आपके साथ चाय पे बात कर रहे हैं, वो 1 या 2 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होंगे और अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपके पैनल में भी आपके सामने होंगे। तो सोचिए आपका आत्मविश्वास किस स्तर पर होगा। इसलिए सीयूईटी पर यह मार्गदर्शन हो रहा है कि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो जाए उन जगहों पर जाके, सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। ग्रेजुएशन आप कहीं से भी कर लो, ग्रेजुएशन के साथ जो आपको एकेडमिक अचीवमेंट्स जो मिलने वाले हैं उसके लिए ये सेमिनार हो रहा है, उसके लिए हमारे एमएलए साहब ये सेमिनार करवा रहे हैं। ये उनका उद्देश्य है। बाकी पढ़ाई तो आप कहीं से भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, अभी वैसे मैंने आपको बता दिया कोर्स फीस बहुत सस्ती है, हॉस्टल्स भी सस्ते और खाना 3 टाइम का और मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज भी उतनी ही अच्छी है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में हैं तो इनके अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अपने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आपके जो इंश्योरेंस किए जाते हैं, आपके हेल्थ इंश्योरेंस किए जाते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी समस्या वो आपके लिए वहां पर अवेलेबल 24/7, एम्बुलेंस, बेड, सब कुछ रहता है। अगर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल या कॉलेज का हॉस्टल अगर आपको अच्छे से, हॉस्पिटल्स अगर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया तो वो सीधा एम्स या इस तरह के जो बेस्ट जो हॉस्पिटल्स है वहां पे आपको रेफर कर दिया जाता है। वैसे ऐसा मौका नहीं आएगा क्योंकि खाना बहुत अच्छा है वहां का, तो आपको कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सुविधाएं मौजूद है वहां पे, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं मौजूद है, कोर्सेज सस्ते हैं, हॉस्टल्स की फीस कम है, खाना अच्छा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। वो सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, उस पर बात करेंगे हम राजनीति पे। तो इन फैसिलिटीज के साथ एक जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपकी एलुमनाई के साथ आपका कोऑर्डिनेशन। जैसे मैं अगर कहूं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री
के साथ मेरा और ईश्वरदान जी का संपर्क है। मैं ऐसा बोल सकता हूं। कैसे? क्योंकि वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए और हम भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए। वो हमारे सीनियर है, वो हमारे एलुमिनाई है। वो भारत के प्रधानमंत्री है निश्चित तौर पर, लेकिन उससे पहले हम गर्व से कहेंगे कि वो हमारे सीनियर है, वो हमारे एलुमिनाई। वो हालांकि हमसे 60-30-40 साल पहले पढ़े होंगे, लेकिन एक संबंध बनाया जाता है एलुमिनाई पे। एलुमिनाई जिसको बोलते हैं कि पूर्व छात्र मिलन समारोह जैसे हमारे यहाँ होता है, वो 1 साल में होगा, 2 साल में, वहां हर साल होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सीनियर्स आपके साथ मिलेंगे, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई फॉरेन में कंसल्टेंट। और उसके साथ क्या है कि जब आप इन लोगों के संपर्क में आते हो तब आपको चीजें पता चलती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप लोगों ने मनोज वाजपेयी का नाम सुना होगा, है ना? बहुत अच्छे अदाकार है। एक प्रकाश झा है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है। ये दोनों ही मैं और ईश्वरदान जी जिस कॉलेज से पढ़े, रामजस कॉलेज, ये दोनों व्यक्ति 25-30 साल पहले रामजस कॉलेज में फिजिक्स करने के लिए आए थे, फिजिक्स पढ़ने के लिए। और 6 महीने के दौरान इनको पता चल गया कि फिजिक्स हमसे नहीं होगी। अब होता क्या है, सामान्य तौर पर अगर बच्चा किसी कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो या तो कॉलेज आना छोड़ देगा, या पढ़ाई छोड़ देगा, या दूसरी जगह जाएगा। लेकिन सीयूईटी के अंतर्गत आने वाले इन यूनिवर्सिटियों की खास बात है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। और मैंडेटरी आप लोगों के लिए आवश्यक है, प्रतिबंधित है एक तरीके से। आपको डिबेट सोसाइटी, थिएटर सोसाइटी, क्विज सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, इनमें से किसी न किसी सोसाइटी का पार्ट बनना पड़ेगा। और जब आप इन सोसाइटीज में जुड़ते हो तब आपको पता चलता है कि यार मैं तो थिएटर में बहुत अच्छा कर सकता था, और आपको मौका दिया जाता है। मनोज वाजपेयी, प्रकाश झा के साथ यही हुआ। फिजिक्स नहीं कर पा रहे थे, रामजस कॉलेज की थिएटर सोसाइटी ने बोला चलो आ जाओ थिएटर करके देखो। तब उन्हें पता चला कि हमारे जो स्किल्स है वो थिएटर के प्रति ज्यादा है। तो आज वो वहां से उनका ड्रॉप आउट नहीं हुआ, वो वहां से सफल बन के निकले। तो आप इन यूनिवर्सिटीज में जब जाते हो तो आपको पता चलता है कि मुझे एक्चुअली क्या करना है। मैंने बीएससी बॉटनी ऑनर्स किया था, वनस्पति शास्त्र, 3 साल। और जब किया, तीसरे साल आते आते मुझे पता चल गया कि मेरे लिए लॉ बेटर है, क्योंकि वहां पे लॉ पे भी डिस्कशन होता है, इवन साइंस सोसाइटी में। तब हमें पता चला कि यार नहीं, मैं लॉ में अच्छा कर सकता हूं। मैं माइग्रेट हुआ उस तरफ। तो आप वहां पे जितने भी जो छात्र आएंगे उनसे कभी ये नहीं बोला जाता है कि यार तेरे को फिजिक्स नहीं आ रही, तेरे को बॉटनी नहीं आ रही, तू तो डफोल है, तू एकदम इडियट है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था नहीं पैदा की जाती। आपके अंदर स्किल्स है। आप अगर एक मानव है, ह्यूमन बीइंग है, तो आपके अंदर निश्चित तौर पर स्किल्स होंगी। उन स्किल्स को तराशने का काम सीयूईटी के अंतर्गत आने वाली ये यूनिवर्सिटीज करती है अपने एक इकोसिस्टम के थ्रू। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं आपके एलुमनाई, आपके सीनियर्स। वो हेल्प करते हैं आपको, वो आपको बताते हैं कि भाई आप इस फील्ड में कर सकते हो, आप इस फील्ड में कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूं वहां पे तो व्यवस्था और ऐसी है कि आप देश की लगभग कल मुझे महेंद्र ने भी ये डाटा बताया, देश की लगभग 70% से 60 या 70% जो ब्यूरोक्रेसी वो जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंध रखती है। यानी देश के 70% आईएएस और जो भी कैबिनेट सेक्रेटरीज जो है वो इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए। और मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि अगर आप इन सीनियर के पास जाओगे और बोलोगे कि सर मैं भी रामजस कॉलेज से पढ़ा हूं, तो एक अलग अफेक्शन होता है उनका। वो आपको टाइम देंगे, आपसे बात करेंगे, 5 मिनट आपके लिए निकालेंगे। बाकी इन लोगों को टाइम मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और हमने इनको देखा है, ये कितने हंसमुख है। जब एलुमनाई मीट में आते हैं, रात भर आपके साथ रहेंगे, 2 दिन आपके साथ रहेंगे, आपके हॉस्टल्स में आपके साथ रहेंगे। तो आपका एक व्यक्तिगत जुड़ाव हो जाता है। आपको फोन नंबर मिल जाएगा। और फोन नंबर कैसे मिलेगा कि वो आपको अपना नंबर देंगे और आपका नंबर सेव भी करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। बाकी आपका नंबर बहुत सारे लोग, आप बहुत लोगों का नंबर रखते होंगे, पर आपका नंबर बहुत कम लोगों के पास होगा। लेकिन आपकी जो एलुमनाई है, जो आपके सीनियर है, वो आपका नंबर भी अपने पास रखते हैं। और पता नहीं कब किस समय एकदम से आपके पास कॉल आएगा, क्या कर रहा है भाई? सर कुछ नहीं, कॉलेज में हूँ, हॉस्टल में। एक काम कर, आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है, अच्छा खाना वगैरह भी रहेगा, आ जाना। बच्चे जाते हैं, लोग मिलते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जर्नलिज्म में तो सबसे ज्यादा ये होता है, मीडिया में बहुत ज्यादा। जर्नलिज्म के कोर्सेज भी है वहां पे। ऑनर्स के कोर्सेज जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनर्स कोर्सेज, ईश्वरदान जी ने बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया है, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया है। हालांकि मैंने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन ऑनर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आप ऑनर्स का मतलब है कि आपका सेकेंड ईयर के बाद उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे आपकी पूरी पढ़ाई होगी। वेरी डीप नॉलेज,
जिसको बोलते हैं ना एकदम गहरा ज्ञान, वो आपको मिलेगा उस विषय पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और इन्हीं सीयूईटी के जो ऑनर्स कोर्स है, दे आर इक्विवेलेंट टू द पीजी कोर्सेज ऑफ एन ऑर्डिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जो आपके सामान्य यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो पीजी कोर्सेज है वो कहीं कहीं कम हो जाते हैं। अब मैं किसी का वो उस नकारात्मक वे में नहीं बोल रहा हूं, जो वास्तविकता है इन यूनिवर्सिटीज के उसके बारे में बता रहा हूं, इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो वो इतने बेटर ऑनर्स कोर्सेज है। ऑनर्स कोर्स के लिए लाइन लगती रहती, तो आप लोगों का भी संभव है वहां पे। और जो मुझे एक अंतिम बिंदु इस एलुमनाई के बाद जो मुझे कमल ने भी याद दिलाया, जो महत्वपूर्ण भी था, कि राजनीति में बहुत अवसर है वहां पे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और राजनीति का मतलब सिर्फ आप लोग ये मत सोचिए कि एमएलए एमपी बनना ही राजनीति है ना, सिर्फ एमएलए एमपी बनना या किसी पॉलिटिकल पार्टीज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको, आप चाहें या ना चाहें, आपको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बना देता है। आपको राजनीति की समझ आना शुरू हो जाती है, आपको विचारधाराएं समझ में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके ही कमरे में, हॉस्टल में एक राइट आइडियोलॉजी वाला, एक लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला, एक सेंटर आइडियोलॉजी वाला, सब लोग आपके साथ बैठ के खा रहे, पी रहे, आपसे बात कर रहे। तो ये व्यवस्था है। राजनीति में बहुत अवसर है। शायद जितना कैंपेनिंग यहां पे एमएलए एमपी करता होगा, उससे ज्यादा कैंपेनिंग आपको 5 या 6 दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के चुनाव में मिल जाएंगे। और मुद्दों की राजनीति होती है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जाति या धर्म की नहीं, मुद्दों की राजनीति होती है, जिससे आपको पॉलिटिकल साइंस भी समझने में एक हेल्प हो जाती है आपकी। इन यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ा फायदा है। एक अंतिम बिंदु में जिक्र करना चाहूंगा कि भाई हमारे यहाँ के छात्र में ऐसा क्या है, क्या उनका यूएसपी है कि वो लोग वहां पहुंच के कुछ अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ा यूएसपी है कि आप सब लोग हिंदी जानते हैं, इस पे गर्व कीजिए। मैं राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने का हिमायती हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हिंदी आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए एक एडिशनल टूल है, ये सबसे बड़ा शस्त्र है हिंदी। ध्यान रखिए, इस पे बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। हम हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े, ठीक ठाक इंग्लिश जानते थे। अब होता क्या है कि हम लोगों के मन में एक हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो दिल्ली के बच्चे, साउथ के बच्चे और इधर उधर के बच्चे तो जबरदस्त इंग्लिश हो गई। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ ऐसा नहीं है। वैसे ही इंग्लिश है, सामान्य से इंग्लिश है। हम लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है, विशेषतः अपने क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उनकी प्रमाणिक हिंदी है। वो हमारे अध्यापकों और प्राध्यापकों की देन, उनके लिए आप तालियां बजाइए जिन्होंने हमें इतनी अच्छी भाषा, इतनी व्याकरण रूप से और शुद्ध और उच्चारित भाषा उन्होंने दी। और उसका फायदा ये होता है कि हिंदी सर्वव्यापी भाषा है, सब जगह चलती है। और मैं आपको बताता हूं, पिछले कुछ समय से मुझे संयोग से महाराष्ट्र में रहते हुए मुझे वहां पे कुछ आईएएस वगैरह है, उनको ट्रेनिंग देने का अवसर मिला। तो वहां पहुंचते ही उन्होंने बोला कि सर इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बात कीजिए। हिंदी सर्वव्यापक है, उसका फायदा मिल रहा है हमको। अब लोगों को हिंदी नहीं आती, आपको हिंदी आती है, और आप इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आपको अवसर ज्यादा मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी चीज है, ये आपका यूएसपी, इसको समझ के रखिए। आप इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जब पहुंचते हो, तब आप ये मत सोच के चलना कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे ग्रामर नहीं आती, मेरा क्या होगा। कुछ नहीं है। हिंदी के साथ आप अपना, अगर आपको हिंदी नहीं भी आती है, इंग्लिश नहीं भी आती है, वैसे कोर्सेज सारे इंग्लिश में चलते हैं वहां पे, चाहे बीए के हो वगैरह, लेकिन वहां पे एक लिबर्टी है, छूट है कि आप अपना जब पेपर लिखेंगे, आप साल भर आपकी क्लासेस इंग्लिश में होगी, बट साथ में रेमेडियल क्लासेस होती है जिसमें आपको इंग्लिश सिखाई जाती है कि इंग्लिश कैसे पढ़ना वगैरह, आपको ठीक ठाक कर दिया जाता है। बट जब आप अपना उत्तर लिखेंगे, आंसर्स लिखेंगे, उस समय आपको ये एकेडमिक लिबर्टी होती है कि आप हिंदी में अपना आंसर लिख सकते हैं। ये एकेडमिक लिबर्टीज होती है। टीचर आपको हिंदी, आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। लेकिन 1-2 साल के बाद मैंने ये महसूस किया, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का बच्चा जो शुरू में हिंदी में पेपर लिखता है और वो 2-3 साल में टॉपर हो जाता है इंग्लिश में, ये अनुभव किया है मैंने। विद द बेस्ट इंग्लिश निकल के आते हैं। उसका कारण ये क्योंकि आप लोगों की हिंदी बड़ी अच्छी है, आप लोगों को पता है ग्रामर को कैसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। वो मेथोडोलॉजी जब आप इंग्लिश में अप्लाई करते हो, आप अपने आप इंग्लिश में भी उतना अच्छा कर, इंग्लिश कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सबसे बड़ा यूएसपी है। इसके साथ आप इन केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुंचे। थोड़ी बहुत मुश्किलें आई कि मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करता हूं। एक अंतिम पंक्ति है,
8th क्लास में हम लोगों को पढ़ाई गई थी जयशंकर प्रसाद जी की, कि मुश्किलें आएंगी लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है, स्वप्न पर्दों से निगाहें हटाती है, हिम्मत मत हार, गिर कर ओ बाड़मेर के छात्रों, ठोकरें ही इंसान को चलाना सिखाती। धन्यवाद। हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद विक्रमादित्य सिंह जी चाडी। विक्रमादित्य सिंह जी पिछले लगभग 10 साल से अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही नहीं, और भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एजुकेशन का काम है, रिसर्च का काम है, वहां के प्रवेश के लिए पिछले 6 साल से स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह जी के लिए मैं यतेंद्र मिश्र की एक कविता पढ़ रहा हूं सर, कि बादशाहों के महलों से दूर भी एक सल्तनत हुआ करती है, एक साम्राज्य का खजाना बिखरा रहता है, जहां कोई अकबर सादे लिबास में रहता है और एक दीवानी मीरा की आवाज के सदके में चुपचाप अपना सिर नवाता है। विक्रमादित्य सिंह जी चाडी ऐसी ही शख्सियत है।